नमस्कार दोस्तों। लीजिए, आपके सामने उपस्थित हूं मैं अपने नए YouTube चैनल अवश्य यानी सॉल्यूशन है के साथ। आज हम अवश्य पर आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं फाइनेंशियल मैटर्स को, जस्ट लाइक लोन्स, जो कि मार्केट में आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अवेलेबल हैं। तो कृपया ध्यान से सुनिए और जानिए कि किस प्रकार की अपनी आवश्यकता के लिए आप किस प्रकार का लोन ले सकते हैं। तो चलिए करते हैं फाइनेंस की बात अवश्य के साथ। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हम जानेंगे कि किस तरह के लोन मार्केट में अवेलेबल हैं और उनको किस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, पहले हम बात करते हैं लोन्स के टाइप्स की। मार्केट में दो तरह के लोन्स इजीली अवेलेबल हैं, एक सिक्योर्ड और दूसरे अनसिक्योर्ड। पहले बात करते हैं सिक्योर्ड लोन्स की। सिक्योर्ड लोन्स में सबसे पहले आता है होम लोन। दोस्तों, होम लोन वो लोन होता है जो हम किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए बैंक से लेते हैं, बैंक या एनबीएफसी से लेते हैं। दूसरा आता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टीज। दोस्तों, कई बार कंफ्यूजन बना रहता है कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और होम लोन, लोगों के पास पहले से प्रॉपर्टी होती है और वो बैंकर को अप्रोच करते हैं, बोलते हैं कि हमें होम लोन लेना है। नहीं दोस्तों, होम लोन जो लिया जाता है वो नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए लिया जाता है। लेकिन अगर आप किसी प्रॉपर्टी को पहले से ओन कर रहे हैं, यानी पहले से आप किसी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक रखते हैं, तब आप होम लोन नहीं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेते हैं। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की ही कैटेगरी में रखा जाता है कमर्शियल परचेजेस को। जैसे आप कोई दुकान खरीद रहे हैं, कोई ऑफिस खरीद रहे हैं, कोई इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो उसको भी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की ही कैटेगरी में रखा जाता है बैंकों के द्वारा। तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मतलब वो लोन जो आप अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लेते हैं अगेंस्ट योर एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी। तो ये होता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तीसरा होता है लोन अगेंस्ट शेयर्स, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज, यानी जिन कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स हैं उनके शेयर्स के अगेंस्ट, उनके डिवेंचर्स के अगेंस्ट, अपनी इंडिविजुअल में आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट, यानी किसी प्रकार की सिक्योरिटीज जो कि फाइनेंशियल है, उसके अगेंस्ट जब आप लोन लेते हैं तो उसे लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी कहा जाता है। अब हम आते हैं अनसिक्योर्ड लोन्स पर। अनसिक्योर्ड लोन में सबसे पहला आता है सैलरीड लोन्स, इसे लोग पर्सनल लोन भी कहते हैं। तो सैलरीड लोन्स दोस्तों वो लोन है जो सैलरीड लोगों को दिए जाते हैं उनकी इनकम प्रोफाइल के ऊपर, वो किस तरह की कंपनी में काम करते हैं, उनकी क्या सैलरी है, कितनी ज्यादा सिक्योर्ड है ये सैलरी। तो इनको हम सैलरीड लोन या पर्सनल लोन्स कहते हैं। इनके अगेंस्ट कोई कोलेट्रल नहीं होता दोस्तों, ये आपकी सिर्फ इनकम प्रोफाइल को देखते हुए ये लोन दिए जाते हैं। दूसरा होता है दोस्तों बिजनेस लोन्स, जो आपकी बिजनेस प्रोफाइल को देखते हुए दिया जाता है कि आप किस सर्विस इंडस्ट्री में काम, किस इंडस्ट्री में काम करते हैं या किस इंडस्ट्री में आप डील कर रहे हैं, जिस लाइक मैन्युफैक्चरिंग में है, ट्रेडिंग में है या सर्विस इंडस्ट्री में है। तो उसके बेस पर आपकी इनकम को कैलकुलेट करते हुए ये लोन दिया जाता है। दोस्तों, इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में जिनकी रिक्वायरमेंट आपको मोस्टली होती है एक लोन लेते समय। तो सबसे पहले दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं उनको एक पार्ट अगर बोले तो उनको कहा जाता है केवाईसी। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे इंडिविजुअल एप्लीकेंट्स की, क्योंकि जब हम फर्म्स की बात करने के लिए आते हैं वहाँ थोड़ा सा मैटर जो होता है कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो अभी हम यहाँ पर सिर्फ इंडिविजुअल एप्लीकेंट्स के बारे में ही हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमें चाहिए होती है दोस्तों केवाईसी। केवाईसी के अंदर जो डॉक्यूमेंट सस्टेन करते हैं उनमें आते हैं बेसिकली पैन। पैन जो कि मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, और ये जो बैंक की नीड फुलफिल करता है आपकी, उसमें डेट ऑफ बर्थ, सिग्नेचर, परमानेंट अकाउंट नंबर और फोटो आईडी की रिक्वायरमेंट ये बैंकों के लिए फुलफिल करता है। दूसरा डॉक्यूमेंट होता है दोस्तों आपका आधार। ये भी एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जो कि फुलफिल करता है आपकी एड्रेस की रिक्वायरमेंट को, डेट ऑफ बर्थ की रिक्वायरमेंट को और फोटो आईडी की रिक्वायरमेंट को। तीसरा डॉक्यूमेंट होता है दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी या वाटर बिल, जो कि आपकी एड्रेस और ओनरशिप को कंफर्म करता है। तो हम इस बात पर विशेष ध्यान दें कि ये जो डॉक्यूमेंट्स इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं, तो यदि कोई एक ऐसी रिक्वायरमेंट जो कि आपके इन डॉक्यूमेंट से फुलफिल नहीं हो रही, जैसे कि हम मान लेते हैं कि आपका रीसेंट कम्युनिकेशन एड्रेस, अगर मान लीजिए आपका रिसेंट कम्युनिकेशन एड्रेस आपके आधार में अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में हम एक एडिशनल डॉक्यूमेंट बैंकों के द्वारा मांगा जाता है हमसे, कि जिससे आपकी करंट कम्युनिकेशन एड्रेस की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके, जिसमें आपका वोटर आईडी,
जिसमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस, कई राज्यों में दिल्ली, जैसे दिल्ली को ही लेते हैं, दिल्ली का ड्राइविंग लाइसेंस एड्रेस प्रूफ के लिए वैलिड नहीं माना जाता है। तो आपको एक अदर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना होता है जिससे आपकी एड्रेस की रिक्वायरमेंट फुलफिल की जा सके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा डॉक्यूमेंट होता है बैंकिंग। बैंकिंग से आपकी जो रेगुलरिटी, पेइंग हैबिट, बिजनेस टर्नओवर, ऑब्लिगेशंस, इन चीजों की डिटेल पता लगती है। करंट अकाउंट, बैंकिंग में सबसे पहले आता है करंट अकाउंट। बिजनेस प्रोफाइल वाले लोगों के लिए करंट अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, और ये लेटेस्ट 1 ईयर टिल डेट या अपडेट बैंकों को चाहिए होता है। और अगर वहीं आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपका सैलरी या सेविंग अकाउंट जिसमें आपकी सैलरी क्रेडिट होती है, उसकी लेटेस्ट 1 साल की स्टेटमेंट भी वैलिड मानी जाती है। तीसरी चीज पर आते हैं दोस्तों, इनकम। इनकम प्रूफ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं? तो इनकम प्रूफ में सबसे पहले रिक्वायर होती है आईटीआर, जो कि बिजनेस पर्सन के लिए होती है। लेटेस्ट 2 या 3 सालों की आईटीआर। और इससे बैंक क्या देखते हैं कि आपका नेट प्रॉफिट कहाँ जा रहा है, कितना आप अर्न कर रहे हैं। उसके बाद आईटीआर का दूसरा पार्ट होता है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। वो भी लेटेस्ट 2 या 3 सालों का, जिन सालों की आपने आईटीआर दी होती है उन्हीं सालों का कंप्यूटेशन ऑफ इनकम भी चाहिए होता है, जिससे बैंक देखते हैं आपका ग्रॉस प्रॉफिट और टैक्सेबल इनकम। आगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी सेम उसी पीरियड की, जिससे आपका एबिटा, डेप्टर्स, क्रेडिटर्स, इनको देखा जाता है। और फिर आखिर में प्रॉफिट एंड लॉस, जिससे आपका टर्नओवर, डेप्रिसिएशन, ये चीजें नोटिस करता है बैंक। और वहीं अगर हम बात करें सैलरीड की, तो सैलरीड के केस में दोस्तों हमें चाहिए होती है पे स्लिप लेटेस्ट 6 मंथ्स की, और फॉर्म 16, जो कि आपके कंपनी के द्वारा, जिसमें कस्टमर हमारा काम कर रहा है उसकी कंपनी के द्वारा दिया जाता है, वो लेटेस्ट 2 सालों का फॉर्म 16 हमें चाहिए होता है। इसके बाद हम आते हैं बिजनेस प्रोफाइल पर। दोबारा हमें चाहिए होती हैं जीएसटी रिटर्न्स। जीएसटी रिटर्न्स भी हमें लेटेस्ट 6 क्वार्टर्स की चाहिए होती हैं, विद जिसमें आपका टर्नओवर और सेल्स दिखाई दे। इसके बाद आता है ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशंस इन द सेंस कि आप ऑलरेडी कितने लोन आपने ले रखे हैं, जो कि आपकी ऑब्लिगेशन बन रहे हैं ईएमआई पे करने के लिए। तो उन ऑब्लिगेशंस में हमें क्या क्या चाहिए होता है? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सभी रनिंग लोन्स का, सैंक्शन लेटर, जो कि जब आपने लोन लिया था तो बैंक के द्वारा आपको सैंक्शन लेटर दिया जाता है सभी रनिंग लोन्स का, जो कि आपके लोन चल रहे हो। उसके बाद हमें चाहिए होता है फोरक्लोजर, के करंट में अगर आपके एग्जिस्टिंग बैंक को, जिस बैंक में आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो उस लोन को क्लोज करने के लिए आउटस्टैंडिंग अमाउंट भरता है, तो कितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट एक्चुअली आपका सामने वाले बैंक के पास है। तो फोरक्लोजर जो होता है वो हमें इस बात को बताता है कि क्या अमाउंट आउटस्टैंडिंग है आपका एग्जिस्टिंग लोन में। और ये अगर ये लोन सिक्योर्ड है, तो हमें अगर उसे क्लोज करना है तो एलओडी भी चाहिए होगी कि उसके पास आपके कौन कौन से सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट सबमिटेड हैं उस बैंक के पास, ताकि उससे हमें आपके सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स या प्रॉपर्टी डिटेल्स का पता लग सके। उसके बाद दोस्तों आता है कोलेट्रल। कोलेट्रल यानी अगर आपका, यहां तक तो हमने जो बात की, ये अनसिक्योर्ड लोन्स पर भी सेम डॉक्यूमेंटेशन लागू होता है। लेकिन जब हम सिक्योर्ड लोन्स की बात करते हैं तो हमें साथ में चाहिए होता है कोलेट्रल। कोलेट्रल में आते हैं आपके प्रॉपर्टी पेपर्स, कंप्लीट चेन फ्रॉम द बिगिनिंग आपकी रिक्वायरमेंट होती है बैंक को। और उसके अलावा अगर आप अप्रूव्ड एरिया में आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी अप्रूव्ड एरिया में आपकी प्रॉपर्टी फॉल करती है, तो उस प्रॉपर्टी का सैंक्शन प्लान यानी मैप, जो कि वहां की अथॉरिटी के द्वारा आपको दिया गया होता है। जिस लाइक दिल्ली के अंदर ये अथॉरिटी है एमसीडी, एमसीडी से आपका सैंक्शन प्लान या मैप अप्रूव्ड होना चाहिए। तो ये आपको चाहिए इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिक्योर्ड लोन्स में हमारी जो प्रॉपर्टीज हम जिनके अगेंस्ट लोन लेते हैं, वो काफी सारे क्राइटेरिया में डिवाइड होती हैं। तो हम उन जो डिवाइड हैं, जो क्लासिफिकेशंस हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों सबसे पहले आती है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में दोस्तों आता है प्लॉट, फ्लैट, बंगलो, बेसमेंट जो कि अप्रूव्ड हो, और ये G+4th फ्लोर तक सैंक्शन प्लान्स जो कि अप्रूव्ड हैं। डिमोलिशन लिस्ट में नाम है कि नहीं है प्रॉपर्टी का, और एक्स्ट्रा कवरेज आपने की हुई है कि नहीं की हुई है।
तो ये चीजें क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन करती हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज की। उसके बाद हम आते हैं कमर्शियल पर। कमर्शियल में आपका आती हैं शॉप्स, ऑफिस, वेयर हाउस, गोडाउन, रेंटेड प्रॉपर्टीज जो कि कमर्शियल है। कमर्शियल है बट यूज रेजिडेंशियल में हो रही है, रेजिडेंशियल है पर यूज कमर्शियल में हो रही हैं। कमर्शियल परचेजेस। रेगुलराइज कॉलोनीज, दोस्तों वो कॉलोनीज हैं दिल्ली के अंदर या अन्य मेट्रो सिटीज में, जो कि पहले गवर्नमेंट के मास्टर प्लान में नहीं थी, पर बाद में गवर्नमेंट ने इनको रेजिडेंशियली अप्रूव किया या ओके किया कि ये कॉलोनीज अब रेगुलराइज कर दी गई हैं। उसके बाद आता है लाल डोरा। लाल डोरा दोस्तों दिल्ली के अंदर से लाल डोरा कहा जाता है, और काफी क्षेत्रों में से आबादी की जमीन कहा जाता है, जो कि ग्राम पंचायतों या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा गांवों को अलॉट होती है रेजिडेंशियल एरिया के लिए। और उसके बाद होता है इंस्टीट्यूशनल लैंडिंग। इंस्टीट्यूशनल लैंडिंग लाइक स्कूल्स की प्रॉपर्टीज, कॉलेज की प्रॉपर्टीज, इस तरह की जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये इंस्टीट्यूशनल लैंडिंग के अंदर आती हैं। तीसरी तरह की प्रॉपर्टीज हैं दोस्तों इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज में दोस्तों आती हैं हमारी फैक्ट्रीज, वेयर हाउस, गोडाउन और अदर इंडस्ट्रियल परचेजेस। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी को क्लासिफाई किया गया है फंडिंग के लिए। और दोस्तों इस लिस्ट में अवेलेबल सारी प्रॉपर्टीज के साथ अवश्य डील करता है फाइनेंस के लिए। तो किसी भी हेल्प के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं कि आपको किस तरह की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद दोस्तों अवश्य आपको सर्विस देता है बिलो मेंशन टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज में, लाइक होम लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टीज में हम किस तरह की प्रॉपर्टीज करते हैं। प्लॉट परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन करते हैं। 25 गज के जो फ्लोर अवेलेबल हैं, जो आज के टाइम पे मार्केट में यहाँ पर लोगों ने दिल्ली एनसीआर के अंदर 25-25 गज के फ्लोर लोगों ने बना दिए हैं, तो उनमें भी हम डील करते हैं। बिजनेसमैन विदाउट आईटीआर यानी नॉन इनकम प्रोफाइल केसेस में। लाल डोरा प्रॉपर्टीज में बच्चा फ्लोर, जो कि पार्किंग को एक्वायर करके, पार्किंग का थोड़ा सा पार्ट एक्वायर करके और क्या कहते हैं एक फ्लोर एक यूनिट बना दी जाती है, तो उसको भी हम करते हैं। खसरा खतौनी वाली प्रॉपर्टीज पे भी हम डील करते हैं। उन प्रॉपर्टीज में भी डील करते हैं जिनका कोई सैंक्शन प्लान नहीं है, कोई मैप नहीं है। सिंगल सेल डीड केसेस में भी हम डील करते हैं, जहां पर आपके पास सिर्फ करंट की सेल डीड अवेलेबल है और उससे पीछे की चेन आपके पास अवेलेबल नहीं है। मल्टीपल ड्वेलिंग यूनिट्स में भी हम डील करते हैं, जहां पर एज पर सैंक्शन प्लान दिल्ली एनसीआर के अंदर एक फ्लोर पर एक ही किचन अप्रूव किया जाता है। पर यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं जिस लाइक दिल्ली के डीएलएफ अंकुर विहार में देखा जाए, एनसीआर के दिल्ली डीएलएफ अंकुर विहार में देखा जाए, या दिल्ली के भी कुछ एरियाज में जैसे कि महरौली हो गया, उत्तम नगर हो गया, तो यहाँ पर मल्टीपल ड्वेलिंग यूनिट्स को कहा जाता है, जहाँ पर एक फ्लोर पर एक से ज्यादा किचन बनाए हुए होते हैं, तो इनमें भी हम डील करते हैं। ट्रांसफर डीड केसेस में भी हम डील करते हैं, डीडीए के जनता फ्लैट्स में भी डील करते हैं। प्रॉपर्टीज जो मिक्स यूज में है, लाइक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं और कमर्शियल में यूज हो रही हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं और रेजिडेंशियल में यूज हो रही हैं, या प्रॉपर्टी का टाइप कुछ और है और यूज किसी और टाइप में हो रही है, तो इन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में भी हम डील करते हैं, इनकी भी फाइनेंसिंग हम करवाते हैं। और इसके अलावा हम कैश रेंटल इनकम को भी एज एन इनकम कंसिडर करते हैं। डीडीए के एक्सपेंडेबल फ्लोर्स में भी हम डील करते हैं। इसके अलावा काफी काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में जिनमें हम डील करते हैं, वो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए और डिस्कस कीजिए, तो हम आपको आगे का मार्गदर्शन करेंगे।